नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर में छत्तीसगढ़ लिए चल रहे हैं आपको, क्योंकि बात छत्तीसगढ़ के उस शहर की कर रहे हैं जो लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले पायदान पर रहा है। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शहर 27वें नंबर पर पहुंच गया? जवाब चाहिए तो वहां के तालाबों को देखिएगा, क्योंकि लाखों खर्च होने के बाद भी अंबिकापुर के तालाब कूड़ेदान जैसे ही नजर आते हैं। और यही स्वच्छता अभियान की हकीकत भी है। सब कुछ दिखाया हमने इस रिपोर्ट में, देखिए। करोड़ों खर्च फिर भी तालाब बने कूड़ादान। दम तोड़ रहे जलाशय, कब होगा समाधान? अंबिकापुर में छोटे बड़े 32 तालाब हैं, लेकिन अब ये तालाब कम और कूड़ादान ज्यादा नजर आते हैं। चारों तरफ गंदगी नजर आती है। तालाब काई और जलकुंभी से पट गया है। सीवरेज का गंदा पानी इसमें समा रहा है। हालात ये हैं कि पहले शहर की जरूरत को पूरा करने वाले ये तालाब आज किसी काम के नहीं बचे। लोगों का कहना है कि पानी इतना गंदा हो चुका है कि आसपास से निकलना मुश्किल हो जाता है। नहाने और धोने की बात तो छोड़िए, नहाना धोना कपड़ा लत्ता साफ होता रही। हाँ, एकदम सारा आप तो ऐसे कर देते नाले पूरा शहर का यही में जोड़ देते। नहाना रही, कपड़ा साफ करना रही, और भाई गाँव गुजर जितना आते हैं मरना झरना में बैठबे नहीं करता है। घरे घरे कहाँ होते। ये पानी ऐसा था कि हम लोग अपना घरेलू यूज करते थे, जैसे कि नहाना, कपड़ा धोना और बर्तन धोना, ऐसे कुछ काम होता था। हाँ, अब तो ऐसी स्थिति ऐसा आ गया है कि यहाँ कोई नहाना न इस पानी को छू भी नहीं सकता। ये तो रही तालाबों की हकीकत। अब ये भी समझ लीजिए कि इन तालाबों पर नगर पालिका हर साल लाखों खर्च करती है। तालाबों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के नाम पर हर तालाब पर 8 से 10 लाख रुपए खर्च किया जाता है। लाखों रुपये पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, लेकिन तालाबों की सूरत नहीं बदल रही और स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल रहने वाले शहर की रैंकिंग लगातार गिर रही है। 2017 से 2021 तक लगातार 5 बार स्वच्छता में अव्वल। 2022 में स्वच्छ शहरों में चौथा स्थान, 2023 में चौथे स्थान से 27वें स्थान पर। स्वच्छता में लगातार आगे बढ़ते कदम पीछे क्यों हुए, ये बताने के लिए तालाब सबसे अच्छी मिसाल है। तालाबों की हालत चीख चीख कर स्वच्छता के लिए उठाए कदमों की कहानी बता रही है। अब एक नजर इन तालाबों के आंकड़ों पर भी डाल देते हैं। शहर में छोटे बड़े कुल 32 तालाब हैं। साफ सफाई पर हर साल करीब 1 करोड़ खर्च होते हैं। नगर पालिका ने 20 तालाबों के लिए प्रस्ताव भेजा। सरकार ने 6 तालाबों के प्रस्ताव को स्वीकार किया। सौंदर्यीकरण और साफ सफाई के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपए दिए। औसत हर तालाब पर खर्च होगा 35 से 40 लाख रुपए। अब दावा है कि तालाबों की तस्वीर बदलेगी। महापौर मानते हैं कि तालाबों की हालत ठीक नहीं है, लेकिन वो इसके लिए नगर पालिका से ज्यादा साफ सफाई करने वाले ठेकेदारों को दोष दे रहे हैं। अभी जो काम चल रहे हैं उसमें काम जो रुका, तो अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ है। जो भी ठेकेदार उसको टेंडर लिए थे उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जल्दी से जल्दी, चूंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, फिर 2 महीने बाद में फिर पानी गिर गया, पानी भर गया वाली स्थिति बनती है कि इस 1 महीने में उस काम को पूरा करें, अन्यथा उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। अब माना जा रहा है कि 6 तालाब एक बार फिर जीवंत होंगे, पानी से लबालब होंगे, क्योंकि सरकार ने 2.25 करोड़ का बजट इनके सौंदर्यीकरण और साफ सफाई के लिए नगर पालिका को दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा वाकई होगा, क्योंकि हर साल साफ सफाई के नाम पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन तालाबों की सूरत नहीं बदली। यहाँ रुपयों से ज्यादा नेक नियत की जरूरत है, जिसकी कमी इन तालाबों की हालत देखकर नजर आती है। विस्तार न्यूज के लिए दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट। और अब बात इंदौर से, क्योंकि इंदौर में खनन माफिया बेखौफ होकर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। माफिया अवैध खनन का ऐसा खेल खेल रहे हैं कि पहाड़ के पहाड़ खत्म होते जा रहे हैं। जहां कभी पहाड़ हुआ करता था, वो जगह आज एकदम समतल हो चुकी है। टेकरी पूरे तरीके से मैदान बन चुकी है। सबसे गजब की बात यह है कि यह सारा खेल शहर के बेहद करीब हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि कुछ देखना ही नहीं चाहते, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर की खूबसूरती पर माफिया का जख्म।
भूरी टेकरी का अस्तित्व ही कर दिया खत्म। ये तस्वीरें उस जगह की है जहां पहले कभी इंदौर के लोग पिकनिक मनाने आया करते थे। यहां खूबसूरत शामें बिताई जाती थी। कुछ पल के सुकून के लिए यहां की आबोहवा हर किसी को भाती थी। लेकिन खनन माफिया ने यहां ऐसा कहर बरपाया कि जहां कभी टेकरी हुआ करती थी, आज वो समतल जगह बन चुकी है। खनन माफिया के बुलडोजर इतनी बेरहमी से चले कि पूरा पहाड़ ही गायब कर दिया। ये तस्वीरें इंदौर की बेहद खूबसूरत रही भूरी टेकरी की है, जहां हाईवे इंफ्रा नाम की पहाड़ी के बीच से निकले RE रोड के दोनों तरफ खुदाई कर रहा है। एक तरफ खुदाई कर पूरी पहाड़ी गायब कर दी, तो दूसरी तरफ क्रशर प्लांट लगाया हुआ है। यहां से खुदाई कर सैकड़ों ट्रक भर भर के मुरम रोजाना निकाली जा रही है। इसके बाद जहां पहाड़ी बची है, वहां विष्णु तोमर नाम के कारोबारी अवैध खनन में जुटे हुए हैं। 3 पोकलैंड मशीन और दर्जनों डंपर लगाकर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। शासन का तो नुकसान भयंकर हो रहा है, क्योंकि वो पूरे का पूरा पहाड़ खाप करके खत्म कर रहे हैं और रॉयल्टी भी जो है वो सरकार को नहीं मिल रही है। अगर वहाँ 2 डंपर निकाले जा रहे हैं तो रोज के 50 डंपर निकल रहे हैं। उसकी कंप्लेंट हमने करी है कि आप देखिए इसको क्या करिए, और अगर ये आग बूंद कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ इनकी मिली भगत हो। ये अवैध खनन पूरे शातिराना अंदाज में किया जा रहा है। खुदाई कुछ इस तरह हो रही है कि सड़क से गुजरने पर पूरी पहाड़ी सलामत दिखती है, लेकिन पीछे से पूरे पहाड़ को खोखला कर दिया है। खनिज विभाग के अधिकारी की मिली भगत से पूरा खेल जारी है। जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने जांच की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी निभा दी। भूरी टेकरी के संबंध में आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि वहां पर अवैध खनन किया जा रहा है। इस संबंध में सहायक खनिज अधिकारी श्री जयदीप नामदेव को जांच करने या मौके पर देखने के लिए निर्देशित किया गया है। उनके द्वारा शीघ्र ही मौका स्थल निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दी जाएगी, जिसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये इलाका नगर निगम के क्षेत्र में भी आता है, क्योंकि यहीं पर अरावली परिसर बना हुआ है और यहीं से RE रोड निकाला जा रहा है। लिहाजा महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। तुरंत कार्रवाई करेंगे। अगर अवैधानिक रूप से खनन हो रहा है तो कठोर कार्रवाई करेंगे। खनिज विभाग हो या फिर नगर निगम, दोनों ही कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अब शायद देर हो चुकी है, क्योंकि भूरी टेकरी का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। खनिज माफिया की करतूत ने इस बेहद खूबसूरत जगह को किताबों का किस्सा बना दिया। सवाल ये उठता है कि क्या अब तक खनिज विभाग की नजर इस पर नहीं पड़ी होगी, नगर निगम का ध्यान इस ओर नहीं गया होगा, या फिर ये पूरा खेल खनिज विभाग और माफिया की साठगांठ से खेला गया है। जो भी हो, लेकिन खूबसूरती पर ग्रहण लग चुका है और सरकार को लाखों का चूना भी माफिया ने लगा दिया है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते हैं। यह पहाड़ी MS झवर की कॉलोनी के तहत आया करती थी। उस पहाड़ी पर कॉलोनी और बसावट बसाना आसान नहीं था, तो षड्यंत्र रचकर उस पूरी पहाड़ी को समतल कर दिया गया है। पहाड़ी के बीच से ही एक सड़क भी निकाली गई है। सड़क के दूसरी तरफ जो सरकारी ज़मीन थी उस पर नगर निगम की अरावली परिसर बिल्डिंग्स बनाई गई है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग रह भी रहे हैं। लेकिन अब बेशकीमती हो चुकी इस ज़मीन पर खनन माफिया खनन कर करोड़ों रुपए की मुर्रम बेचने का काम कर रहा है। साथ ही पहाड़ी को पूरा समतल कर वहां पर प्लॉट बेचने का काम भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में कई बार शिकायतों के बावजूद खनिज अधिकारियों द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा और आने वाले समय में खनन माफिया इस पहाड़ी को पूरी तरह से गायब कर देंगे। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। अब आपको लिए चलते हैं रायपुर और दिखाते हैं कि रायपुर के सरकारी अस्पताल की हकीकत कैसी है, क्योंकि ये अस्पताल बाहर से तो बेहद सुंदर और व्यवस्थित नजर आते हैं, लेकिन इस अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार है। मरीज एक तरफ परेशान है, लेकिन डॉक्टर्स हैरान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो इसे बाय मिस्टेक मानते हैं। तो सरकारी महकमों को आईना दिखाती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है रामनगर का। यह अस्पताल दिखावा मात्र भर है,
लेकिन अभी ये इस पर आपने वाइट पन्ना चिपका दिया है। जो स्लिप रहती है वो देते हैं और वो वहाँ से एक्सरे होता है उनका। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया था। अब ड्यूटी में कौन जाएगा? अब वैसे भी डॉक्टर तो यहाँ 2 से 3 बजे तक रुकते हैं बस, उसके बाद से रुकते नहीं यहाँ। सोमवार या मंगलवार को आएंगे तब होगा खून टेस्ट, तब फिर इलाज चालू करेंगे ऐसे करके। ये है रायपुर का रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। बेहद सुंदर और बाहर से व्यवस्थित हो भी क्यों ना, राजधानी का अस्पताल जो है, लेकिन जब थोड़े अंदर जाएंगे तो यहाँ की व्यवस्थाएं आपको परेशान कर देंगी, क्योंकि सुविधाओं के नाम पर आपका सिर्फ बद इंतजामी से सामना होगा। देखिए, किसी भी अस्पताल को मरीजों की सुविधा के लिए बनाया जाता है, लेकिन ज़रा सोचिए अगर अस्पताल में मौजूद सुविधा सिर्फ दिखावा बनकर रह जाए तो फिर क्या होगा? मरीजों का क्या होगा जो मरीज अस्पताल आएंगे? देखिए, आज हम बात कर रहे हैं रामनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है रामनगर का। आप देखिए मेरे पीछे, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही अच्छा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ शासन के तरफ से बनाया गया है, ताकि समय से जो है लोगों का उपचार हो सके। और खासकर जो प्राथमिक उपचार होता है, चाहे किसी को गंभीर चोट आ गई हो या फिर किसी को कुछ गंभीर बीमारी हो गई हो, तो उसका प्राथमिक जो उपचार है इस अस्पताल में हो सके। और बहुत ही एक सुंदर अस्पताल यहाँ पर आपको बाहर से नजर आएगा। लेकिन जब हम इस अस्पताल में पहुंचे तो हमें यहाँ कई अव्यवस्थाएं नजर आई, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि यह अस्पताल तो सिर्फ दिखावा मात्र भर है। अस्पताल के अंदर घुसते ही एक बोर्ड टंगा हुआ नजर आता है। इस बोर्ड में सारी सुविधाओं की लिस्ट लगाई गई है। जब विस्तार न्यूज ने बोर्ड पर लिखी सुविधाओं की पड़ताल की तो पाया कि बोर्ड पर लिखे गए एक्सरे की सुविधा अस्पताल में है ही नहीं। एक्सरे की मशीन तो दूर, एक्सरे का कमरा तक अस्पताल में नहीं है। आपका एक्सरे सुविधा लिखा हुआ था, लेकिन अभी ये इस पर आपने वाइट पन्ना चिपका दिया है। अभी यहाँ पर मेरे कैमरे में देखिए कैद हुआ था ORS कॉर्नर भी यहाँ लिखा हुआ था, कॉर्नर नजर नहीं आया। इस तरीके की असुविधा क्यों है? नहीं, एक्चुअली जो एक्सरे की सुविधाएं हैं ना, वो हमारे जो टीबी मरीज हैं ये उनके लिए हैं। तो जो एम्पैनल जो हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स है जहाँ हमको एक्सरे कराना है, ये हम उनको जो स्लिप रहती है वो देते हैं और वो वहाँ से एक्सरे होता है उनका। तो देखा आपने, बाय मिस्टेक एक्सरे की सुविधा को लिस्ट में दिखाया गया, लेकिन बाद में सफेद कागज चस्पा कर अपनी गलती को सुधारने की कोशिश भी अस्पताल प्रबंधन ने कर ली। आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ एक मिस्टेक नहीं है, बल्कि बाय मिस्टेक कई काम हो गए। वृद्धों के लिए कुर्सियां आरक्षित हैं, लेकिन लिस्ट में चस्पा नहीं है। ये भी बाय मिस्टेक हुआ और फिर गलती सुधार दी। और ऐसी ही बाय मिस्टेक ORS कॉर्नर को भी यहाँ देखने को मिलती है। पर आपका जो है ORS कॉर्नर चिपका हुआ था, ठीक है, और लेकिन मुझे नीचे में कहीं नजर नहीं आया कि हाँ ORS कॉर्नर है। ORS कॉर्नर पहले यही था, मगर क्योंकि ये नॉर्मल कॉरिडोर है जहाँ से पेशेंट निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया था। वो था कि वो टैगिंग निकालना भूल गए थे, जिससे वहाँ पर अब ORS कॉर्नर उस तरफ शिफ्ट हो गया है। और आप कुछ बता रही थी कि आपके यहाँ कुर्सियाँ में भी जो है वृद्धजनों के लिए कुर्सियाँ डेडिकेटेड कुर्सियाँ हैं, मगर क्या है अभी क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर्ली चेयर्स नहीं है, तो हम ना डेली उनको इस तरीके से चिपका देते हैं। हम डेली चिपकाते हैं और ये डेली निकल जाता है। तो ये इसलिए OPD आवर्स में जो आते हैं तब चिपका देते हैं। इसके बाद हमारे पास जब ये पूरा कंस्ट्रक्शन ओवर हो जाएगा तो जो उनके लिए डेडिकेटेड चेयर्स आएंगे उसमें ऑलरेडी ये स्लिप लगी रहेगी। अस्पताल आने वाले मरीज परेशान हैं क्योंकि सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। लैब तो है, लेकिन मरीज को जांच के लिए भटकना पड़ता है या फिर निजी अस्पतालों में महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। वही तो फिर बात है ना, किसको बोलोगे सर, बताओ ना। अब काम धाम वाले आदमी हम लोग। अभी भैया का फिर फ़ोन आ गया, आपके सामने फ़ोन आया, मेरे को फिर भागना है काम पे, ड्यूटी है मेरा। अब ड्यूटी में कौन जाएगा? अब वैसे भी डॉक्टर तो यहाँ 2 से 3 बजे तक रुकते हैं बस, उसके बाद से रुकते नहीं यहाँ पर। हाँ, तो अभी आए थे तो बोले कि जो खून टेस्ट वाली मैडम है वो तो अभी बाहर गई है। सोमवार या मंगलवार को आएगी तब होगा खून टेस्ट, तब फिर इलाज चालू करेंगे ऐसे करके। अब ये भी देख लीजिए, मरीज जांच के लिए परेशान क्यों है। अस्पताल में लैब भी है और मशीनें भी हैं, लेकिन जब विस्तार न्यूज़ की टीम पहुंची तो नज़ारा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि मरीज परेशान हैं और मशीनें पैक ही रखी। ये बायो एनालाइजर है, जितनी भी हमारी ये जांचें होती है, ठीक है, उसके लिए है। तो ये अभी जस्ट हमारे पास आई है,
तो ये कंपनी वाला आकर के इंस्टॉल करेगा और ये हमारा रनिंग में हो जाएगा, इस वीक से रनिंग हो जाएगी ये। लेकिन मैडम ये सवाल है कि मतलब इतने महंगे महंगे मशीन आ रहे हैं और इसको इंस्टेंट लोगों की यूज में भी नहीं लाया जा रहा है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? नहीं, ये कंपनी से जस्ट आई है, वो आकर के इंस्टॉल करेगा और ये वर्किंग में हो जाएगी। कह सकते हैं कि बदइंतजामी के साथ साथ लापरवाही का आलम भी खूब पसरा है। मरीज परेशान हो तो जिम्मेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल उठता है कि क्या करोड़ों रुपयों का खर्च सिर्फ दिखावे के लिए किया गया है या फिर इसका फायदा कभी मरीजों को मिल पाएगा। तो शासन और प्रशासन के तरफ से जो व्यवस्थाएं की जाती है लोगों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है और यही वजह है कि बहुत सारे मरीज जो है बेहतर सुविधा से वंचित रह जाते हैं। खैर, अब सवाल ये उठता है कि कब तक जो है व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त होती है, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। तो सब कुछ रायपुर अस्पताल में बाय मिस्टेक ही चल रहा है। खैर, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपने कागजों पर बने हुए घर तो देखे ही होंगे, लेकिन आज आपको दिखाते हैं कागजों में बने हुए तालाब। ये तालाब पानी से कागजों में लबालब है, फाइलों में हजारों लोगों की प्यास बुझा रहा है, लेकिन हकीकत में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। जबलपुर में अमृत सरोवर योजना के तहत 98 तालाबों का निर्माण कुछ इसी तरीके से हुआ है कि पानी किसी को भी नसीब नहीं हो रहा और अधिकारी कर्मचारी सरकार की मंशा पर लगातार पानी फेरते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। जब सूखे हैं तालाब तो कैसे बदलेंगे हालात। ये महज तस्वीरें नहीं बल्कि जबलपुर के 98 गांव को जल संकट से निजात दिलाने के लिए किए गए इंतजामों की हकीकत है। गांव वालों की प्यास बुझाने के लिए बनाए गए तालाब खुद प्यासे हैं, बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं, जबकि कागजों में सभी 98 तालाबों का निर्माण पूरा हो चुका है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सबसून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। कबीर का ये दोहा यही बताता है कि मानव जीवन के लिए पानी कितना ज्यादा जरूरी है। सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने आज से 3 साल पहले अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की थी, जिसमें हर एक जिले में 70 से ज्यादा तालाबों का नवीनीकरण करना था, निर्माण कराना था। विस्तार न्यूज की टीम अमृत सरोवर योजना की हकीकत जानने के लिए जबलपुर से महज 10 किलोमीटर दूर देवरी बंसनी पहुंची। तालाब की तस्वीरें बता रही हैं कि काम में कितनी लापरवाही बरती गई है और कितना भ्रष्टाचार हुआ। जब हमने वहां मौजूद लोगों से बात की तो उन्होंने इस तालाब और योजना का काला चिट्ठा खोलकर हमारे सामने रख दिया। कितनी परेशानी हो रही है पानी के लिए, कितने चक्कर काट? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम लोग बहुत गंदा पानी पी रहे हैं गांव में। और यहाँ पे पानी सरपंच सचिव कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कब से आपने बनती हुई देखा और ये हकीकत क्या है इसकी? क्या ये 4 साल से बन रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ गेट लगने का था लेकिन गेट भी नहीं लगा और गाँव में चल के आप देखिए कुआं में पानी ही नहीं है। हम लोग पूरा गंदा पानी यूज कर रहे हैं पीने के लिए। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत दिक्कत होती है। पानी पीने के लिए पानी नहीं है। गांव में कुआं पूरा सूख गया है, उसमें गंदगी, कीड़े मकोड़े, अलग गंदा वाला पानी पी रहे हैं हम लोग। अगर ये तालाब बन जाता तो क्या राहत मिलती? हाँ, इससे राहत मिल जाती। क्या है, इसमें जो झर निकलती है पानी की, इसके जो स्रोत है वो कुएं पकड़ लेते और बोर पकड़ लेते, तो उससे राहत बन जाती। लेकिन ये बना है, इसको सिस्टमेटिक बनाया नहीं है। अब वो अभी नहर चल रही थी, उसका पानी स्टॉक है। अभी 10 दिन हुए नहर को बंद हुए, खाली हो गया है। तालाब निर्माण में किस कदर भ्रष्टाचार और लापरवाही बरती गई, इसकी बानगी भी देख लीजिए। बीच तालाब में पड़ी निर्माण सामग्री बताती है कि अभी निर्माण पूरा नहीं हुआ है, जबकि 3 साल से काम जारी है। बरसात का पानी कैसे रुकेगा जब गेट ही नहीं है? तो किनारे भी घटिया तरीके से बनाए गए हैं। अब जरूरी हो गया था कि उस गांव का भी रुख करें जिसके लिए ये तालाब बनाया गया है। समझना जरूरी हो गया था कि इस तालाब के बनने से गांव की जिंदगी कितनी आसान होती है। जब हम देवरी बंसनी पहुंचे तो स्थिति काफी दयनीय थी। एक कुएं पर भीड़ लगी हुई थी। कुएं का पानी भी पाताल जा रहा था। तलहटी में थोड़ा सा पानी है जिसमें कीड़े मकोड़े और पत्ते सड़ रहे हैं, लेकिन यही कुआं इस गांव के सैकड़ों परिवारों का सहारा बना हुआ है। पानी गंदा है, लेकिन मजबूरी ही कहेंगे कि यही मटमैला पानी इस गांव के लोगों को पीना पड़ता है। लोगों का कहना है कि कभी भी कुएं का पानी खत्म हो सकता है, इसलिए अब लोग कम पानी ही इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थिति अम्मा, यहाँ पर कैसे पानी की पूर्ति करते हैं आप लोग? यही तो पानी की पूर्ति है, पुजा नहीं पाते हम पानी।
कुछ भी गिर जाए, चूहा गिर जाए या कुछ भी कुछ भी गिर जाए, लेकिन वो पी रहे हैं। मजबूरी है पीने की अपनी, कैसा बीमार हो बच्चे, कुछ भी हो, अब मजबूरी कहाँ से लाएंगे पानी। अगर ये तालाब बन जाते तो शायद कुछ ठीक हो जाता। हाँ, तालाब भी बनता और कुआं भी खुदवाने या फिर हैंडपंप बनवाने कहीं व्यवस्था होना चाहिए। ये तस्वीरें दिखानी बेहद जरूरी थी, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि अमृत सरोवर के तहत बनने वाले तालाब की कितनी असलियत देवरी बंसरी जैसे गांव के लिए है। लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। हालांकि अधिकारी अभी भी मानते हैं कि जिले में बनने वाले सभी 98 तालाब बनकर तैयार हैं और उनका ये दावा हकीकत से मेल नहीं खाता। हमारे यहाँ 98 अमृत सरोवर हैं जो हम लोगों ने अभी आज की स्थिति में पूर्ण कर लिए हैं, और इस बार वर्षा के मौसम में हमारी उम्मीद है कि अब उसमें अच्छा पानी रहेगा और उसका हम लोग जो आगे उपयोग करना है, उपभोग करना है, जो यूज़र ग्रुप इत्यादि बनाने हैं, उसको बनाकर उसमें मछली पालन, खेती करना, सिंघाड़े की खेती इत्यादि, उसके लिए हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है, लेकिन जिस तरह से योजना को पलीता लगाया जा रहा है वो सोचने पर मजबूर करता है। एक नजर इस योजना पर भी डाल देते हैं। अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने शुरू की थी योजना। देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा। भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना, किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। योजना के तहत जबलपुर में 98 तालाब बनाए गए। औसतन 20 से 22 लाख एक तालाब पर खर्च हुए। जबलपुर में कागजों पर हो चुका है तालाबों का निर्माण। करीब 200 करोड़ रुपए योजना पर खर्च हुए। वाकई योजना अपने काम की तरह ही गांव के लिए अमृत के समान है। बस शर्त यही है कि जिस मंशा से सरकार ने योजना शुरू की है उसे जमीन पर उतारने में अधिकारी कर्मचारियों की उतनी ही शिद्दत होनी चाहिए, नहीं तो देवरी बंसरी जैसी हकीकत हर जगह दिखती रहेगी और ये योजना भ्रष्टाचार का सरोवर बनकर रह जाएगी, जिसमें पानी तो नहीं भरेगा लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की जेबें भरती रहेंगी। विस्तार न्यूज के लिए दुर्गेश साहू की रिपोर्ट। तो वहीं धार में भी एक ऐसा गांव है जो भीषण जल संकट से जूझ रहा है। हालात ये हैं कि 2 बूंद पानी के लिए भी ग्रामीणों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। संकट बहुत बड़ा है, लेकिन समाधान के बजाय जिम्मेदार एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे हुए हैं। क्या है पूरी कहानी, रिपोर्ट में समझिए। लेकर जाते ग्रामीणों की ये कतार बताती है कि जल संकट कितना भीषण है। जल संकट जितना भीषण है उतना ही कठिन संघर्ष 2 बूंद पानी को इकट्ठा करने का भी है, क्योंकि जान दांव पर लगाने के बाद ही पानी की चंद बूंदें इन्हें नसीब होती हैं। धार के नालछा विकास खंड के चाईडीपुरा के लोगों की जिंदगी सिस्टम और पानी ने तहस नहस कर दी है। ग्रामीण सुबह से पानी के इंतजार के लिए संघर्ष करते हैं। गांव से 3 किलोमीटर पहाड़ों से रिसकर आने वाली कुछ बूंदें ही इनका एकमात्र सहारा है, लेकिन उसके लिए भी 250 फीट खाई में उतरना पड़ता है। पहाड़ के पथरीले और फिसलन भरे रास्तों से उतरकर ग्रामीण पहाड़ से आने वाले पानी को बर्तन में बूंद बूंद कर इकट्ठा करते हैं। कोई कुंड में इकट्ठा होने वाला पानी अपने बर्तनों में भरता है, तो कोई पहाड़ों से झरझर बहने वाले पानी को जमा करता है। कोई गड्ढे में जमा हो रहे पानी से प्यास बुझाता है, तो कोई पहाड़ से बह रहे पानी का रुख करता है। तस्वीरें बताती हैं कि एक एक बूंद पानी कितने मुश्किल हालात में इन ग्रामीणों को नसीब होता है। लेकिन मुश्किल यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस पानी को लेकर पहाड़ की सीधी चढ़ाई भी तो चढ़ना है। थोड़ी सी चूक हुई तो जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ग्रामीण भी ये जानते हैं, लेकिन प्यास बुझाने के लिए जिंदगी को दांव पर लगाना पड़े तो ये भी करना ही पड़ता है। चाईडीपुरा गांव है, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर अपना केदारनाथ है। वहाँ से 200 मीटर खाई के नीचे से पानी भर के लेके आना पड़ता है। वहाँ से पानी की बहुत समस्या है चाईडीपुरा में। कब से ये समस्या? ये समस्या है कम से कम 7-8 साल हो गए। पानी की समस्या है और ये कम से कम बहुत ही साल हो गए। तो हर साल देते हैं हम, शिकायत भी करते हैं, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। कई बरस हो गए हो। तो आपके जो घरों में जो पीने का पानी है, वापरने का पानी, वो कहाँ से लाते हैं? केदारनाथ से।
केदारनाथ से जाते हैं। और सियाला महीने थोड़ा बहुत झरना चला करता हमारे पास में, उसमें से नीचे खाई में उतर के उसमें से ले आते हैं कई डब्बा डब्बी से भर के। 200 फीट नीचे उतर के खाई में पानी लाना पड़ता है। इस पे खतरा भी रहता है। हाँ, खतरा भी होता है, जान जोखिम में डाल के पानी लाना पड़ता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि ग्रामीणों की जिंदगी को जोखिम में डालने के लिए आखिर जिम्मेदार है कौन। जिम्मेदार वो सिस्टम है जो गांव में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछवा देता है, लेकिन उसमें पानी आ रहा है या नहीं आ रहा इसकी फिक्र उसको नहीं है। हैंडपंप तो लगवा देता है, लेकिन उसके बाद ये नहीं देखता कि वो चालू है या नहीं है। ग्रामीण कहते हैं कि हर स्तर पर शिकायत की, लेकिन उनकी पीड़ा को किसी ने नहीं समझा। पानी की समस्या है सर। वो कब से है ये समस्या? कब से है? कई साल हो गया वो, कई साल से। कैसे पानी लाते हैं आप? मिलते ही नहीं है वो, वहीं जाते हैं, वहीं खोदरे में उतर के जाते, बूंद बूंद पानी आते हो। सब गए थे पंचायत में शिकायत करने, सब बोले 3-4 बार गए पर सुनवाई नहीं करता, हमारी सुनती ही नहीं हमारे कोई भी। कितनी दूर से पानी लाना पड़ता है? बहुत दूर से लाते हैं, 2 किलोमीटर रामपाल की धाम से। हाँ, गिर भी जाते हैं और हाथ पैर टूट भी जाते हैं, लग भी जाती है चोट, तो फिर भी अब हमारे को प्यास बुझाने के लिए फिर भी पानी लाना पड़ता है हमको। हम पानी यहाँ से थोड़ा बहुत भरते हैं, ना तो केदारनाथ में से खोदरे में से भर के लाते हैं। पानी की कोई सुविधा नहीं है यहाँ हमारे को। कोई घर पे जो नल होने उसमें पानी आता है? नहीं, कुछ भी नहीं आता नल पे पानी। भीषण जल संकट। मजबूर ग्रामीणों की बात जब विस्तार न्यूज ने जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचाई तो अधिकारी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए। पीएच विभाग इस जल संकट का ठीकरा ग्राम पंचायत पर फोड़ रहा है। इसमें यहाँ पर करीब 40 घरों की संख्या कुल 40 है तथा 250 के आसपास जनसंख्या है। यहाँ पर विभागीय 2 हैंडपंप स्थापित है, जिसमें से एक चालू है और नल जल योजना अंतर्गत यहाँ पर पाइपलाइन बिछाकर चालू स्थिति में ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई है, जिसके संचालन संधारण की जवाबदारी संबंधित ग्राम पंचायत की है। चूँकि ये आपके माध्यम से मुद्दा हमारे संज्ञान में आया, तो इसको हम लोग ग्राम पंचायत से कोऑर्डिनेट करके अगर कोई समस्या तो उसको चालू करवा दें। अब सवाल ये नहीं है कि जिम्मेदार कौन है, सवाल ग्रामीणों की परेशानी का है। सवाल उन मासूमों की जिंदगी का है जो तपती धूप में पहाड़ों के बीच 250 फीट गहरी खाई में पानी लेने उतरते हैं। सवाल उन बुजुर्ग और महिलाओं का है जो सिर पर पानी के बर्तन लेकर मुश्किल चढ़ाई चढ़ते हैं। अगर समय रहते जिम्मेदारों की नींद नहीं खुली तो ये ग्रामीण किसी बड़े हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। बुलेटिन में मुझे यहीं इजाजत दीजिए। नमस्कार।